100 से अधिक लोग चिन्हित किए गए हैं। धीरे धीरे इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। कानपुर में हुई हिंसा के मामले में योगी सरकार एक्शन में है। हिंसा के आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर एटीएस की टीम मामले की जांच के लिए कानपुर पहुंच चुकी है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं कानपुर हिंसा को लेकर एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी समेत कुछ लोग बंद की प्लानिंग करते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कानपुर में पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई। ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं जेल भेज दिए गए हैं मुख्य आरोपी। हरे रंग की टी शर्ट में आप जिसे देख रहे हैं उसका नाम है जावेद खान और वहीं उसके साथ हाशमी भी मौजूद है जो इस वक्त कानपुर जिला जेल में है। कानपुर एटीएस ने भी यहां पर कानपुर में एटीएस ने डेरा डाल लिया है कानपुर हिंसा पर। और जो बड़ा खुलासा हुआ है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 ने सबसे पहले दिखाया था। इस वीडियो में एक शख्स है जो लोगों को बंद के लिए उकसाता नजर आ रहा है और उसके बगल में ही बैठा हुआ है हिंसा का मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी। इस वीडियो में एक मीटिंग का ये वीडियो दिख रहा है। मीटिंग में कानपुर में बंद को लेकर प्लानिंग हो रही है, जेल भरो आंदोलन की बात हो रही है। आरोप यही है कि इसी मीटिंग के दौरान कानपुर में हिंसा की साजिश भी रची गई। सवाल ये भी है कि ये वीडियो मीटिंग का बाहर कैसे आया, किसने बाहर किया और इतना छोटा सा ही हिस्सा क्यों आया बाहर। ये बहुत अच्छी पहल है हमारे इन बच्चों की कि हम कारोबार बंद करेंगे। उससे कुछ मामला हुआ तो ठीक है, नहीं हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, जेल भरो आंदोलन, तहरीक की भरपूर हिमायत। तो हाशमी इस मीटिंग में मौजूद था। जेल भरो आंदोलन की बात और यहां पर बात हो रही है बंद की, लेकिन इस वीडियो में आगे का हिस्सा क्या है यह भी सवाल बना हुआ है कि इस मीटिंग में और क्या क्या बातें हुई हैं। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद चारों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सीजेएम ने भेज दिया। इन चारों आरोपियों को शनिवार को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। थोड़ी देर पहले इन चारों की स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई और इस दौरान कोर्ट में भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी कानपुर हिंसा की जांच करेगी। टीम पहुंच चुकी है। एटीएस की टीम ने कानपुर में परेड ग्राउंड इलाके में डेरा डाला है। रिमांड में क्या हुआ सर? रिमांड को लेकर क्या हुआ? जुडिशियल कस्टडी रिमांड 14 दिन के लिए स्वीकृत हो गया है। इनको जेल भेजा गया, आगे रिमांड बढ़ाया जाएगा। कब से रिमांड पे लेंगे? क्या बिंदु होगा? अभी पुलिस ने जेल भेजा है, उनको जुडिशियल रिमांड पे 14 दिन के लिए सभी लोगों को भेजा गया, रिमांड बढ़ाया जाएगा। ये तो तय है कि कानपुर को जलाने की, कानपुर में दंगा भड़काने की साजिश पहले से रची गई थी। पूरी तैयारी के साथ सड़कों पर उतर आई थी भीड़। कानपुर हिंसा को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है ये आपको बता देते हैं। आज जो कार्रवाई हुई है, 4 मुख्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और जेल में है। चारों मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड जफर हयात को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी पर आरोप है कि इसने लोगों को भड़काया। अब तक 29 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही वीडियो के आधार पर 100 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है और नामजद आरोपियों के अब पोस्टर लगेंगे। ये फैसला भी लिया गया है ताकि इनकी पहचान हो सके और इन सबकी गिरफ्तारी होगी और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये पुलिस का कहना है। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के साथ गिरफ्तार जावेद खान को एआईएमआईएम कनेक्शन भी उसका सामने आया। बताया जा रहा है कि जावेद खान एआईएमआईएम का फाउंडर मेंबर रहा। यूपी में कानपुर का पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुका है। वर्तमान में भी जावेद एआईएमआईएम का सदस्य है, ये एक बात सामने आ रही है। जावेद खान कानपुर के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 2019 में चुनाव मैदान में उतरा था, लेकिन अब एआईएमआईएम से इसका कनेक्शन सामने आ रहा है कि पहले ये जिलाध्यक्ष रह चुका है एमआईएम का। हालांकि इसने जो पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था वो निर्दलीय चुनाव लड़ा था। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान कानपुर के बेकनगंज में हुई हिंसा के बाद इलाके में अब शांति है। हालांकि पुलिस बल लगातार इलाके में गश्त कर रहा है।
5 जून को जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया था, जिसे लेकर एहतियाती तौर पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आज रिजवी रोड का हौजरी मार्केट पूरी तरह से बंद रहा, जिसकी वजह से इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। और अब बुलेटिन में कुछ और बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। पहले खबर रामपुर से बड़ी खबर आ रही है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए कल समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगी और गौर करने वाली बात यह है कि प्रत्याशी की घोषणा आजम खां करेंगे। सुबह 11 बजे प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा। आसिम रजा और तंजीन फातिमा दोनों ने ही फॉर्म खरीदे हैं और ऐसे में आजम खां प्रत्याशी के नाम का ऐलान करने से कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो कल आजम खां को ही इस नाम का ऐलान करना है। तंजीन फातिमा चुनाव लड़ेंगी या फिर आसिम रजा, अभी ये सवाल बरकरार है, कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब सवाल है कि कोई कंफ्यूजन है या टेंशन है समाजवादी पार्टी में, जो इस सीट से अपने उम्मीदवार को तय नहीं कर पाया अभी तक। और कुछ यही हाल आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर भी है। इधर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव ने ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने शिवलिंग के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे ना तो लिखा जा सकता है ना सुनाया जा सकता है। लाल बिहारी यादव ने आगे कहा कि क्या कोई ये बताएगा कि भगवान शिव पत्थर के थे या फिर आदमी थे। शिव भगवान पत्थर के थे कि आदमी थे, हमें आप लोग बता दीजिए। तो आपको क्या लगता है? नहीं, हमको नहीं, आप बता दीजिए। नहीं, आपको कि नहीं, भगवान शंकर आदमी थे कि पत्थर थे? आपको क्या उनका तो वह हाड़ मांस का था कि पत्थर का था कि आज खोजा जा रहा है? अरे अगर वो भगवान शिव की मूर्ति के रूप में हो तब तो मैं भी मानता हूँ कि वह भगवान शिव की मूर्ति है। आप शिव की बात करते हैं। जो है भगवान शिव का जहाँ जहाँ गिरा होगा उस जमाने में वह जो है मांस और हड्डी का रहा होगा, वहीं गल गया होगा, कि पत्थर का रहा कि उसी तरह पड़ा होगा। जो तो कुछ इसी तरह के विवादित और आपत्तिजनक बयान नुपुर शर्मा ने भी दिए थे। बीजेपी प्रवक्ता ने, उनके खिलाफ तो एक्शन हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के ये नेता, इनके खिलाफ एक्शन होता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। इधर ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की पूजा पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का शुगर लेवल गिरकर 44 तक पहुंच गया। उनकी सेहत गिरने से शिष्य चिंतित हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के अन्न जल त्यागने का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की पूजा किए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक भगवान को भोग नहीं लग जाता वो भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। स्वामी जी का यह है कि मैं स्वयं ना जाऊं चलेगा, लेकिन वहां पर राग भोग पूजा सुनिश्चित हो जानी चाहिए। प्रशासन का ही कोई व्यक्ति वहां जा कर के कर दे या किसी और को नियुक्त कर दें कि वहाँ पर वही पूजन सामग्री जा रही है। जैसे हमारे घरों में भी अगर कोई कमरा ताला बंद है तो हम लोगों को ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ ताला बंद है, आप यहाँ इसके भीतर नहीं जा सकते, लेकिन ताले के पास तक तो जा सकते हैं। इधर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के पक्षकार महेंद्र प्रताप को धमकी मिली है। आरोपों के मुताबिक शाही जामा मस्जिद मंटोला आगरा के अध्यक्ष जाहिद ने उन्हें यह धमकी दी है। आपको बता दें, महेंद्र प्रताप ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर अदालत में याचिका दाखिल की है। इसमें आगरा की जामा मस्जिद में देवी देवताओं के विग्रह होने के दावे किए गए और मस्जिद की खुदाई कराए जाने की मांग की गई। धमकी मिलने के बाद महेंद्र प्रताप वृंदावन कोतवाली में केस दर्ज उन्होंने करवाया। एक केस लड़ रहे हैं और उसके वादी भी है, वकील भी है। तो हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला चला वो न्यायालय में है और इस यहाँ से औरंगजेब कुछ विग्रहों को ले गया था जो आगरा की बात है। इसमें हमने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस भी दी। तो इसी संबंध में कुछ व्यक्तियों के द्वारा हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो ये इस तरह की धमकियां दी जाना ये गलत है और हमने इसके संबंध में शासन को और प्रशासन को सबको अवगत करा दिया है
और अवगत कराने के बाद हम शासन और प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि इसमें आवश्यक कार्रवाई हो और जो भी इस तरह की लोग धमकियां दे रहे हैं उनके खिलाफ शीघ्र से शीघ्र कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर सरयू नदी में स्नान करते वक्त हादसा हुआ है। 5 युवक डूब गए हैं, ये खबर आ रही है। 3 को जल पुलिस ने बचा लिया है। 2 अब लापता बताए जा रहे हैं। गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश चल रही है। 12 युवकों का एक ग्रुप यहां पर आया था लखनऊ से अयोध्या नहाने के लिए और इस बीच बताया जा रहा है कि सरयू नदी में यह हादसा हुआ है। 3 युवक लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश चल रही है। लखनऊ से लड़कों का एक ग्रुप आया था अयोध्या। सरयू नदी में स्नान करने के लिए ये उतरे थे और तभी हादसे का शिकार हो गए। 5 डूबने लगे थे। 3 को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाल लिया, जल पुलिस ने बाहर निकाला, लेकिन 2 अब भी पता नहीं चल पाया है इनका। इधर भागवत आचार्य देवकी नंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है जिसमें अल्पसंख्यक के दर्जे को चुनौती दी गई। याचिका में जनसंख्या, धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक माने गए समुदाय को विशेष अधिकार देने की मांग की गई है। साथ ही कई राज्यों और जिलों में हिंदुओं की कम आबादी के बावजूद ऐसे अधिकारों से उन्हें वंचित रखने को संविधान की मूल भावना के विपरीत बताया। याचिका में राज्यों के साथ जिलेवार अल्पसंख्यकों के निर्धारण की मांग भी की गई है। कहता हूं कि एक देश एक कानून। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अब तक जितने भी राजनीतिक लोग हैं जो आजादी के बाद से राजनीति करते रहे, उन लोगों ने सिर्फ वोट की राजनीति की। इसी के कारण किसी को जाति में बांट दिया, किसी को संख्या में बांट दिया, किसी को अल्पसंख्यक में बांट दिया। इसीलिए मैं कहता हूं एक देश एक कानून होना ही चाहिए। दूसरी बात है, यहां कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं। अगर होना है तो सब भारतीय हों, और अगर अल्पसंख्यक की परिभाषा यह है तो फिर ढंग से हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, सब पता चले कि कितने डिस्ट्रिक्ट में कौन अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक कितने हैं। जय हिंद, जय भारत। याचिका में आखिर है क्या, ये आपको एक बार फिर से बता दें। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में देखा जाना चाहिए, या तो सभी भारतीय हैं सभी लोग, या अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, तो फिर जिलेवार देखा जाए। याचिका में है 1% मिजोरम, जिक्र किया गया कि सिर्फ 1% मिजोरम में 2.75%, लक्षद्वीप में 2.7%, वहीं कश्मीर में 4%, नागालैंड में 8.74%, तो मेघालय में 11.52%, अरुणाचल प्रदेश में 29% और पंजाब में 38.49% और मणिपुर में 41.29% हिंदू हैं। तो इन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं तो उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो संविधान के हिसाब से अल्पसंख्यकों को मिल रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। राष्ट्रपति वाराणसी पहुंचे और काशी विश्वनाथ में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। सोमवार यानी कि कल राष्ट्रपति लखनऊ दौरे पर होंगे। यहां वो विधानसभा के साझा सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 जून को उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं, 3 जून से ही। और इससे पहले राष्ट्रपति संत कबीर नगर पहुंचे थे, जहां पर रामनाथ कोविंद ने मगहर में कबीर परिनिर्वाण स्थली पर पहुंचकर नमन किया। उन्होंने संत कबीर को नमन किया, कई योजनाओं का लोकार्पण किया और इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ थे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए कई परियोजनाएं चला रही है और इसी कड़ी में कबीर परिनिर्वाण स्थली का संरक्षण किया गया। काशी, अयोध्या, कुशीनगर समेत कई जगहों पर विकास कार्य हो रहे हैं। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। जिस महान संत का स्मरण कर रहे हैं वे यद्यपि पुस्तकीय ज्ञान से वंचित रहे, फिर भी उन्होंने साधु संगति से अनुभव सिद्ध ज्ञान प्राप्त किया। उस ज्ञान को उन्होंने पहले स्वयं जांचा परखा, आत्मसात किया और तब लोगों के सामने प्रकट किया। इसीलिए आज लगभग 650 वर्ष गुजर जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं जनसाधारण से लेकर
बुद्धिजीवी वर्ग में एक समान लोकप्रिय। महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से भी संपन्न हुआ। इसके साथ ही स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत इंटरप्रिटेशन सेंटर 17 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से और कबीर परिनिर्वाण स्थली मगहर के सुंदरीकरण के कार्य पर भी 37,66,000 रुपए यहाँ पर खर्च हुए हैं और ये कार्यक्रम एक साथ आज यहाँ पर लोकार्पित हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ पर इन सभी कार्यों का शुभारंभ हुआ था। देश के अंदर ऐसे अनेक स्थलों के सुंदरीकरण, उनको उनकी पहचान प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं। गोंडा के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की उत्तर भारतीय स्वाभिमान यात्रा का रामनगरी अयोध्या में समापन हुआ। रामकथा पार्क में इसका समापन हुआ है। आपको बता दें, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा के विरोध में इसका आयोजन हुआ था। हालांकि भारी विरोध की वजह से राज ठाकरे को बाद में अपना दौरा रद्द करना पड़ा और इस मौके पर सीएम योगी का भी जन्मदिन आज मनाया गया। 51 क्विंटल लड्डू बांटे गए। इस मौके पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या को लेकर अपनी आगे की रणनीति के बारे में भी बताया। अगला कदम मेरा यह है कि मैं कुछ दिन के बाद अयोध्या के साधु संतों, कुछ स्थान छूट गए हैं, उनका भी दौरा करूंगा। फिर कुछ प्रमुख लोगों के साथ बैठूंगा और फिर एक रोज फैजाबाद के भी सभी जात धर्म के प्रमुख लोगों के साथ बैठूंगा। मुझे अयोध्या में कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई दी है और इस मौके पर उन्होंने सीएम योगी से बिजली की दरें कम करने का तोहफा मांगा है। राकेश टिकैत ने उम्मीद जताई है कि अगर 2024 में भी मोदी पीएम बने तो देश का विकास होगा। हमारे मुख्यमंत्री है, वही सबके जन्मदिन है, वो सबको जन्मदिन मनाना चाहिए और हमारा प्रदेश तरक्की करे। उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, हम सबसे ज़्यादा गन्ना देते हैं तो हमको ये फक्र होना चाहिए। हम गेहूँ सबसे ज़्यादा देते हैं तो ये भी है और बिजली सबसे महंगी लेती हैं, ये भी हमको कहना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कुछ ना कुछ भाई हमारा जन्मदिन पे ही घोषणा कर दे। हाँ और तो क्या, और बढ़िया भाई प्रधानमंत्री तक वे कम से कम 3 बार प्रधानमंत्री रहे। बिल्कुल 24 में बने, फिर बने, फिर बने, 3 बार प्रधानमंत्री रहे तो कम से कम प्रदेश का भला होगा। बिल्कुल ठीक है, जन्मदिन शुभकामनाएं। और सीएम योगी के जन्मदिन के मौके पर राजधानी लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर लोगों ने 72 लीटर रक्त का दान किया है। लखनऊ में यह कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के 50वें जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बाहरी लोग भी। और फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने भी सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, योगी आदित्यनाथ जी आपके जन्मदिन के लिए ढेरों बधाई, आपकी लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए शुभकामनाएं। अगली खबर उन्नाव से, जहां पर प्रशासन ने भू माफिया की संपत्ति कुर्क की है। डीएम के आदेश पर भू माफिया और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी संतोष बाथम की 55 लाख से ज्यादा की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई। सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम ने संपत्ति कुर्की की ये कार्रवाई की है। कुर्की के मौके पर गांव में डुबकी बजाई गई, मुनादी करके कुर्की की कार्रवाई पूरी की गई। गैंगस्टर अपराधी संतोष बाथम पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी 15/232 शक्ति नगर शुक्लागंज थाना गंगा घाट उन्नाव के अवैध अपराधी तत्व में आती है अचल संपत्ति घाटा संख्या 48/49 क्षेत्रफल 1181 व 36 मीटर वर्ग।
उधर हमीरपुर के सुमेरपुर में फैक्ट्री एरिया में बाबा का बुलडोजर चला और इसके तहत फैक्ट्री की बाउंड्री की 18 दुकानों को ढा दिया गया। यूपीएसआईडीसी के अधिकारी की ओर से शिकायत की गई थी कि यहां पर अतिक्रमण बड़े पैमाने पर हुआ है फैक्ट्री एरिया में, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल का तीसरा बेटा अफजाल भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कई दिन से उसकी तलाश में थी। हाजी इकबाल पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। पिछले महीने ही हाजी इकबाल की 125 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी। हाजी इकबाल के एक और बेटे पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। और आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, डिंपल या फिर धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। किसी एक नाम पर अखिलेश यादव मुहर लगाएंगे, लेकिन अभी तक वो नाम फाइनल नहीं हो पाया है। इससे पहले हालांकि नाम आया था आनंद का, लेकिन उनका नाम वापस ले लिया गया और अब एक बार